ज्ञान जी से हमने पहले पार्ट में बात की फुर्सत के क्षणों की, कसरत के वक्त की। दूसरे पार्ट में हमने बातचीत की उनकी विधानसभा में कार्यप्रणाली के बारे में, जिसका हमने शीर्षक रखा था विपक्ष के भी पक्षधर। अब चलते हैं तीसरे भाग में। ये 3 भागों की श्रृंखला जिसका नाम है ज्ञान वार्ता। तो तीसरे पक्ष में हम बात करेंगे ज्ञान जी के पंचकुला में विधायक के रूप में कार्यकलाप की, और इस एपिसोड का हमने नाम रखा है सपनों का मेट्रोपॉलिटन सिटी पंचकुला। तो आइए रूबरू होते हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ पंचकुला के बारे में बातचीत को लेकर। विधायक के रूप में कैसा कार्यकलाप है, ये चर्चा आप हम उनसे करना चाहेंगे। एक रैपिड फायर के रूप में क्वेश्चन आंसर हम संक्षिप्त रूप में रखेंगे। ज्ञान जी आपसे पहले यहाँ पे जब कालका और ये पंचकुला तो बाद में 2 विधानसभा क्षेत्र बन गए हैं, किसी जमाने में मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने अपने पुत्र को पहली बार जब एमएलए बनाया तो उन्होंने कहा कि मैं इसको पैरिश बना दूंगा। पैरिश तो बना ना बना, मैं इस बार इसकी गहराई में नहीं जाता, लेकिन ये जरूर है कि चंद्रमोहन को 4 बार वो विधायक जरूर बना दिया उन्होंने। अब आप पंचकुला के विधायक बने हैं, दिन प्रतिदिन आप कोई उद्घाटन कभी कुछ आप ऐसे चल रहे हैं जैसे आप चाहते हैं कि पता नहीं पंचकुला को कहीं वर्चुअली हरियाणा की राजधानी तो नहीं आप बना देना चाहते। अभी आपने प्राधिकरण का अभी फैसला किया है कि पंचकुला को प्राधिकरण का दर्जा दिया जाएगा। तो ऐसी मंशा क्या है कि पंचकुला में बहुत से हेडक्वार्टर जो है बहुत से विभागों के वो पंचकुला में हैं या चले गए हैं चंडीगढ़ से। क्या समझते हैं आपके हरियाणा को इतनी इम्पोर्टेंट, पंचकुला को ये इम्पोर्टेंट एक राजधानी के रूप में देखा जाएगा? देखिए नरेश जी, जहां तक पंचकुला की डेवलपमेंट का सवाल है, विकास की बात जी, 1996 में चौधरी भजनलाल जी ने पंचकुला को जिला बनाया जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिला पंचकुला उन्होंने बनाया। लेकिन पंचकुला को जिला बनाने के पश्चात जैसे एक बच्चा पैदा करके लावारिस छोड़ दिया जाता है, ओके, ना उसकी देखरेख, ना उसकी पढ़ाई लिखाई, उसको पालन पोषण, उसका वो काम जो था जो उनको करना चाहिए था, या जो उनके सपुत्र जो 4 बार वहां से लगातार विधायक रहे, जो उनको वो करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं। पंचकुला कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की राजनीति का शिकार हुआ। यहाँ पहले चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री हुए, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुए। भजनलाल जी ने हिसार को डेवलप किया और चौटाला जी ने सिरसा को डेवलप किया। बंसीलाल जी ने तो पूरे उसके देखिए, हाँ, बंसीलाल जी बीच में रहे। उस समय थोड़े बहुत प्रोजेक्ट इसको मोरनी के अंदर भी पंचकुला को जो एक टूरिस्ट के नाते डेवलप उस टाइम डेवलप करने का प्रयास किया। लेकिन उसके पश्चात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, उनकी कुमारी शैलजा जी से आपस की लड़ाई थी, और क्योंकि कुमारी शैलजा यहाँ से सांसद थी इसलिए पंचकुला का विकास रुक गया। फिर यहाँ से डीके बंसल जी हमारे विधायक बन गए, वो क्योंकि शैलजा जी के साथी थे इसलिए यहाँ पंचकुला का विकास रुक गया। तो पंचकुला विकास की दृष्टि से पूरी तरह उपेक्षित रहा, नेग्लेक्टेड रहा। और जब मुझे पंचकुला के लोगों का आशीर्वाद मिला, पंचकुला की जनता ने मुझे चुन करके भेजा, तो ये सारी चीजें नजर आती थी कि पंचकुला कहीं पर भी विकास की दृष्टि से सबसे पीछे। तो मैंने इसको एक अपना कर्तव्य जान करके, अपनी ड्यूटी समझ करके कि पंचकुला के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारी योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके वो हम पंचकुला के अंदर लेकर के आए। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पहले 5 साल के अंदर हमने लगभग 3400 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट पंचकुला के अंदर शुरुआत की। उसमें से बहुत सारे कंप्लीट भी हुए और बहुत सारे अभी पाइपलाइन में है। और अब 1.5 साल के बाद जब से दोहरी जिम्मेवारी एक पंचकुला के विधायक के नाते और विधानसभा अध्यक्ष के नाते,
तो पंचकूला की विकास की दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी जो एक नजर है जी या मुख्यमंत्री जी की सोच है, जी आज पंचकूला जो है आप राजधानी तो नहीं लेकिन मिनी राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। ये मैं नहीं कहता, दूसरे लोग सभी लोग कहते तो हैं। आपकी बात के बीच में वैसे पूछ रहा हूँ थोड़ा सा, मिनी राजधानी कह लो या पूरी राजधानी कह लो, जिस तरह से आप यहाँ से अपने उठा के ले जा रहे हो सामान, जा पंचकूला में जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि चंडीगढ़ पे आपका जो दावा है कि संयुक्त राजधानी है, हरियाणा का पूरा हक है इसमें 40-60 का, कहीं ये तो नहीं कमजोर पड़ जाएगा इससे? नहीं 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 नहीं, देखिए किसी जी भी शहर के विकास के साथ साथ जी राजधानी का कोई मतलब नहीं। राजधानी हमारे चंडीगढ़ के ऊपर हमारा पूरा हक है जी और चंडीगढ़ के ऊपर हमारी यहाँ पर विधानसभा है, हाई कोर्ट है, सेक्रेटेरिएट है। नहीं, हाई कोर्ट में ले जाना चाहते हैं आप? नहीं नहीं एक नहीं, बनाना देखिए चाहते हैं अलग? आप अलग अलग राय हो सकती है। हाई कोर्ट आपके के मुख्यमंत्री ने डिमांड हाई कोर्ट के बारे में राय हो सकती है, विधानसभा के बारे में राय हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पंचकूला का विकास, जी पंचकूला के विकास को लेकर कोई राजधानी के ऊपर हम दावा छोड़ देंगे, ऐसा सोचना ही मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अच्छा, अभी अभी आपने जो अभी सुर्खियां बनी अखबार की कि चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन, जिसका कुछ हिस्सा हरियाणा के साथ भी सटा हुआ है, उसको विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का एक प्लान अभी अभी अनाउंस हुआ है। उसका क्रेडिट आपको भी निश्चित रूप में जाता है, और आपने स्पेशली कहा है कि उसमें पंचकूला के पोर्शन का भी स्पेशली विकास किया जाएगा। देखिए तो उसमें क्या आपके पाइपलाइन में क्या योजना है? देखिए ये जो पंचकूला के तरफ रेलवे स्टेशन का विकास है जी या पंचकूला के रेलवे स्टेशन को, मैं तो ये कहता हूँ कि इसका नाम ही जी पंचकूला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन होना चाहिए, जी क्योंकि इसका एक द्वार चंडीगढ़ में खुलता है तो दूसरा द्वार पंचकूला में खुलता है। जी दोनों द्वार है, क्योंकि एक द्वार से एंट्री नहीं है, दोनों द्वार से एंट्री है। जी पंचकूला के द्वार से भी एंट्री है, चंडीगढ़ के द्वार से भी। तो इसका तो मेरी तो पहली बात ये है कि इसका नाम ही जो है वो पंचकूला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन होना चाहिए। जी नंबर 2, जहां तक पंचकूला की तरफ रेलवे स्टेशन के विकास की बात है, जी जी आज नहीं, मैंने लगभग 3 साल पहले उस समय के रेल मंत्री जी उनको पत्र लिखा था। उस समय पवन बंसल जी के पास भी रेल मंत्रालय था, जो हमारे चंडीगढ़ से सांसद रहे हैं। जी उस समय भी हमने मांग की थी कि पंचकूला की तरफ भी, पंचकूला रेलवे स्टेशन का जो है की तरफ विकास होना चाहिए, लेकिन उस समय बात नहीं मिली। फिर मैंने लेटर लिखा, रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी, जो हमारी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो आई, उसके अंदर मैंने अपनी डिमांड रखी, और उसके बाद आदरणीय पीयूष गोयल जी जो रेलवे मंत्री, उनको पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद उनका मुझे जवाब आया, उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम मीटिंग करते हैं। मैंने समय मांगा था उनसे मिलने के लिए, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पौना घंटा लगभग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पूरा पंचकूला की तरफ रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर के या कुछ एक दो और मुद्दे थे उस पर चर्चा की, और उन्होंने ये कहा कि हम पंचकूला की तरफ भी, जैसा चंडीगढ़ की तरफ भी पंचकूला रेलवे स्टेशन बन रहा है, वो ही स्तर के ऊपर पंचकूला की तरफ विकास होगा। तो अभी 2 दिन पहले जो रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है या कारपोरेशन बनी है, उनकी जो जॉइंट एमडी हैं प्रणेता राय जी, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा हुई है, और उन्होंने जो चीज, जो ड्राइंग या जो उन्होंने नक्शा तैयार किया है वो देख करके कि पंचकूला भी जैसा चंडीगढ़ की तरफ होगा वही दरवाजा या वही गेट का साइज, वो एंट्री जो है वो पंचकूला की तरफ से, अर्थात पंचकूला भी रेलवे स्टेशन भी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और पंचकूला रेलवे स्टेशन एक ही डेवलप होंगे, लेकिन इसका नाम जो है बदल करके चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन रखने की जरूरत है। जो ज्ञान जी ने एक नई बात की है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जिसको कहा जाता है, क्योंकि उसका एक पार्ट हरियाणा में है, एक गेट ये कह रहे हैं कि द्वार, तो ये एक नई बात राष्ट्रीय खबर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए चंडीगढ़ और पंचकूला। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, रेलवे की बात है,
ज्ञानजी रेलवे का ब्रिज जो एक 19 सेक्टर में है, लूडो की गेम सी बनी हुई है, क्या है ये? कभी वो ढा देते हो, कभी बना देते हो एल टाइप की शेप। अभयपुर है, उधर बल्टाना है, उधर 19 सेक्टर इंडस्ट्री एरिया, सब कुछ जोड़ता है। इतने पब्लिक को कष्ट हो रहे हैं, ये क्या मतलब कोई कमाई का धंधा है क्या? ये जो पुल ढा दो, बना दो, या फिर दोबारा ड्राइंग बन रही है? देखो ऐसा है जी नरेश जी, शायद 19 सेक्टर पुल की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट दूंगा। जी ये जो 19 सेक्टर का आरओबी बन रहा है, रेलवे ओवरब्रिज, इस रेलवे ओवरब्रिज की मांग जी मेरे से पूर्व जो विधायक थे पंचकुला के, हम्म, आदरणीय डीके बंसल जी, जी उन्होंने एक प्रश्न विधानसभा के अंदर लगाया था। ओके और चौधरी रणदीप सुरजेवाला हम्म, उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जी सदन के पटल पर हम्म, आज भी प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड हैं। जी उन्होंने जवाब दिया था कि यहाँ पर हम्म, रेलवे ओवरब्रिज बन नहीं सकता, ओके फिजिबल नहीं है, जी क्योंकि इसके 100 गज की दूरी के ऊपर जो कालका वाला जो ऐसी थी वो बना हुआ। जी हाँ जी जहां कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि यहाँ बन ही नहीं सकता, ओके लेकिन मैंने अपनी कोशिश से वहां के लोगों की मांग को देखते हुए, 19 सेक्टर के लोगों की मांग को देखते हुए, वहां की ट्रैफिक को देखते हुए, जी वहां जिस प्रकार से वो रेलवे फाटक बंद रहता है उसको देखते हुए, जी मैंने ये मांग रेलवे जो अपने रेलवे अथॉरिटी से और पीडब्ल्यूडी से, जी जो ये 32 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी बन रहा है, और आरओबी के ऊपर अब 80% काम पूरा हो चुका है। जी मैं अभी पिछले हफ्ते खुद वहां गया, ओके डिले हुआ थोड़ा सा सिर्फ कोविड की वजह से। कोविड के कारण जो लेबर थी या जो ठेकेदार थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सुस्ती भी आई है और बीमार। सॉरी मैं काट रहा हूँ बात, वो तो डिजाइन में भी टेक्निकल लोग आए हैं, वो उन्होंने कहा डिजाइन ही गलत है, दोबारा शुरू करो नहीं नहीं इसको। नहीं, वो दूसरा पुल है, वो उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो पुल जो है वो है सेक्टर 20 वाला, जो सेक्टर 20 जो कालका रोड जा रही है जीरकपुर से, उसके राइट साइड के ऊपर सेक्टर 20 है और लेफ्ट के ऊपर 12-12 ए। वहां जब एंट्री करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा कंजेशन होती है, रात को आधा घंटा लग जाता है, 25-25 मिनट। हमने पहले डिजाइन कराया था, लेकिन अब क्योंकि एनएचएआई ने उसकी दोबारा डिजाइनिंग कराई है जी और उसका जो वो पुल है वो उसके साथ जुड़ चुका है रिंग रोड के साथ, तो उस रिंग रोड के साथ जुड़ने से उस पुल का निर्माण अभी मुझे लगता है कि 2-3 महीने और लगेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जो सेक्टर 19 का आरओबी है वो तो 80% कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं जब गया है तो उन्होंने ये कहा है कि दिवाली से पहले उसके ऊपर पूरा ट्रैफिक शुरू हो जाएगा और वो आरओबी शुरू हो जाएगा। तो लेकिन इसके साथ ही आपने सेक्टर 20 की, जैसे मैंने कंफ्यूज कर रहा था, मैं सेक्टर 20 की मैं बात कर रहा था कि उसका डिजाइन गलत बन गया था। हाँ। वही हाल आपके डंपिंग ग्राउंड का भी है, झूरी वाला। आपने फैसले सेक्टर 23 में डंपिंग ग्राउंड, अब आप झूरी वाला ले जा रहे हो, झूरी वाला ले जा रहे हो, तो वहां पे गाँव वालों, आपको पहले पता होना चाहिए था कि वहां पे लोग रोष व्यक्त करेंगे। अब आजकल रेनी सीजन है, दोनों जगह में स्मेल फैल रही है, झूरीवाला में भी फैल रही है, सेक्टर 23 में फैल रही है, और उधर मिस्टर बांसल हैं जो विधायक, जो कांग्रेस के लीडर भी हैं, और समय समय पर कोई कानूनी केस भी करते रहते हैं, उन्होंने भी केस भी किया है कोई। तो इन चीजों का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने से पहले कुछ वहां मशीनें रख दी, सारा कुछ रख दिया, वो तो इसका पहले तय होना चाहिए ना। अब दोनों जगह पे वहां सुन रहे हैं कि स्मेल आ रही है, आजकल भी रेनी सीजन है। अच्छा हुआ आपने जो बात मैंने कहनी थी ना वो आपने कह दी जी। ये जो मामला है ये वाकई में ही पॉलिटिकल मामला है। जी जो वहां पर ये इस प्रकार की आवाजें उठाई जा रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति। जी मैं आपको बताऊं, सेक्टर 23 का डंपिंग ग्राउंड जी कांग्रेस के राज के अंदर पिछले 30 साल से वहां पर बना हुआ है। ओके। वहां के लोगों की ये मांग थी, वहां के लोगों की ये कि सेक्टर 23 के अंदर जब हम बढ़ते हैं, 24 जाते हैं, 25 जाते हैं,
तो वहां उस डंपिंग ग्राउंड से बदबू आती, वहां से गुजरना मुश्किल। जी ये उनकी मांग थी। हमने उसको क्लियर कराने के लिए 32 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जी और उसके ऊपर काम चल रहा है। जी वो जो वहां पर कूड़ा करकट पिछले 30 साल का इकट्ठा हुआ था, उसको हम हटा रहे हैं और हमने 31 दिसंबर लास्ट डेट दी है। नंबर 2, जहां तक झुरी वाला का सवाल है, झुरी वाला जो है वो उससे काफी दूर है। ये कहने को लोग कि झुरी वाला के अंदर, उसके अंदर भी एक पॉलिटिकल पेच है, या यूं कह लीजिए किसी की व्यक्तिगत उसका सवाल है। कोई उसका अपना हाँ, जो स्वार्थ वहां है। के प्रेसिडेंट हैं, जी उनकी एक अपनी जमीन है जी जो उच्च रेट के ऊपर और सरकारी रेट के ऊपर जी, वो जी। डंपिंग ग्राउंड के लिए देना चाहते हैं। आदरणीय, आप पहली बार होगा किसी डंपिंग ग्राउंड को देखने के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सेक्टर 23 की डंपिंग ग्राउंड पर गए, झुरी वाला जहां पर ये नया शिफ्ट हो रहा वहां गए, और जहां उन्होंने वो जमीन दिखाई थी भानु के अंदर, वहां गए। मैं खुद उनके साथ गया। जी जी वहां जाकर के वो भानु की जमीन देख करके आए। लगभग 25 किलोमीटर दूर है, वहां से लीड है। जी 25 किलोमीटर एक गाड़ी का जाना और 25 किलोमीटर वापस आना। जी तो शहर से 50 किलोमीटर दूर की जो लीड है, हाँ, और वहां पर जब हर रोज सैकड़ों गाड़ियां जानी है, हाँ, तो कितना उसके अंदर खर्चे के अंदर या कितना उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। जी जहां तक झुरी वाला का सवाल है, हाँ, झुरी वाला 10 एकड़ जमीन जी हमने फॉरेस्ट की लैंड के साथ ही ये जमीन थी। जी और जो लोग कह रहे हैं, उन लोगों को मैं आपको एक बात बताना हमारे चाहूंगा। माध्यम से। हाँ, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, उनको बताना चाहूंगा। जी, जी। नहीं, आपको भी बताना चाहूंगा। जी ये जो लोग अब कह रहे हैं कि ये झुरी वाला में नहीं बनना चाहिए, जी इन लोगों को, जो 3 प्रेसिडेंट हैं सेक्टर 25 के, जी सेक्टर 26 के, सेक्टर 27 के, जी जी इन तीनों को प्रेसिडेंट को मैं लेकर के नासिक गया था। जी कमिश्नर थे हमारे नगर निगम के। इनको नासिक में जो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगना है झुरी वाला में, वो प्लांट दिखा गया। प्लांट के अंदर पूरा घुमाए थे, उसके अंदर जो प्रोसेस था इनको दिखाया था, और वहां पर ये बिल्कुल सेटिस्फाइड थे कि ऐसा प्लांट लग जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और वहीं उस प्लांट के साथ ही 100 गज की दूरी के ऊपर एक 5 स्टार होटल था, वहां ही भोजन किया हमने बैठ करके। तो वहां इनसे पूछा कि यहाँ तो स्मेल नहीं आ रही, कहने लगे हाँ नहीं, यहाँ तो स्मेल नहीं। और उससे लगभग 200-300 गज की दूरी पर रेजिडेंशियल एरिया था, तो वो कहने लगे यहाँ तो स्मेल नहीं है। वहां जो रिपोर्ट तैयार की, वहां तो उन्होंने कर दी कि हाँ ठीक है, ये प्लांट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन यहाँ आते ही फिर वो जो राजनीति है ना, फिर वो हावी हो गई। और जो ये जो है ना कि झुरी वाला में प्लांट नहीं लगना चाहिए, ये पीछे भी डिले करने का वाले वही थे, उन्होंने ही हाई कोर्ट के अंदर डाला था, और अब फिर वो उसको डिले करना चाहते हैं। उससे नुकसान किसका होगा कि डंपिंग होगी उसी पे 23 सेक्टर में होगी। अगर झुरी वाला में नहीं होगी तो फिर 23 में होगी, 23 में होगी, क्योंकि जो कूड़ा झुरी वाला में गया वो वापस आएगा और फिर यहाँ गिरेगा। तो यहाँ नुकसान तो ये तो सेंटर में है, वो तो दूर है, तो नुकसान फिर यहाँ के सेक्टर वालों का होगा। देखिए, ये संयोग की बातें हैं कि चंडीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का डंपिंग ग्राउंड को लेकर आपस में क्लैश चलता रहता है, और वो कहते हैं कि ये उनकी गलती है, दूसरे कहते हैं कि उनके टाइम में ठेके हुए थे, और उसी तरह से पंचकूला में है। खैर, हम इस कूड़ा करकट में एक दूसरे के ऊपर जो राजनीतिक तौर पर फेंका जाता है उसमें ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान जी, आपने ये जो एग्रो का जो बनाया है, मॉल बनाया जो एप्पल मार्केट में, हमने नहीं बनाया, पहले से बल्कि बना। हाँ, ये लेकिन आपने कहा कि हम इसको किराए पे चढ़ाएंगे, किसानों को देंगे अपना, लेकिन वो तो इतने लंबे अरसे से बना, आपके पहले कार्यकाल से पहले से। सबसे पहले मैं आपको आपके माध्यम से जी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये एग्रो मॉल बनाए जी, बिना सोचे समझे, कांग्रेस की सरकार ने ये 4 या 5 एग्रो मॉल बनाए, उनमें से कोई एक भी एग्रो मॉल आज काम नहीं कर रहा। जब प्लानिंग की गई और इतना करोड़ों रुपया इनके ऊपर खर्च किया गया, तो इनका यूज क्यों नहीं हुआ?
ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। तो या गिराओगे आप या नहीं बनाओगे, गिराए, उसको इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने की प्लानिंग चल रही है। देखिए पहले कुछ लोगों को किराए पर वहां दिया है, किसानों को देने की बात भी हो रही है, किसानों को शॉप्स। देंगे। देखिए मॉल के अंदर जो प्रोड्यूसर है हाँ, वो वहां पर दुकान किराए पर ले सकता है या मोल दे सकता है। जी बहुत सारे लोगों ने खरीदी हुई है दुकानें, उस अंदर काम भी हुआ है, कुछ एक दो वहां पर जो कोल्ड स्टोरेज टाइप वो भी बने हुए हैं। लेकिन अभी पीछे कुछ प्रपोजल आई थी और ये निर्णय जो है मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। इसके ऊपर चलो अच्छी बात है, विचार चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वेस्टेज ऑफ मनी जिन लोगों ने की है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं, देखिए एग्रो मॉल की बात है, किसानों के प्रोड्यूसर से जुड़ी बात है। एक जो आम धारणा ये बनी हुई है कि किसान आंदोलन जो शुरुआत हुआ उसके बाद हरियाणा में जब वो पंजाब से पहुंचते हैं तो उन पर किस तरह का जातियां हुई कि अभी तक ये जो दाग लगा हुआ है मनोहर लाल सरकार के ऊपर कि किसानों के साथ ज्यादा धक्केशाही है, जातियां जो हुई हरियाणा की तरक्की के लिए। आपका इस किसान आंदोलन के बारे में बड़ा संक्षिप्त से बताए। देखिए नरेश जी, मुझे लगता है कि आज ये किसान आंदोलन नहीं जी, आज किसानों की आड़ में कुछ राजनीतिक पार्टियां जी या जो अन्य संगठन जो नरेंद्र मोदी जी को, मनोहर लाल जी की सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो सारी ताकतें इकट्ठा होकर के और किसानों की ओर नहीं ओढ़ के, किसानों का पर्दा डाल करके आज वहां पर एजिटेशन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं देखिए एजिटेशन करें, लोकतंत्र के अंदर एजिटेशन करने का अधिकार हर व्यक्ति को, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन वो एजिटेशन शांतिपूर्ण, ये कहाँ की बात ठीक है कि आप एक 2 लाख जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को उसके क्षेत्र में नहीं जाने देते? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? आप कहते आप अपने हक के लिए मांगते हैं, मांगिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति का भी तो कोई हक है। जो एक पेडेस्ट्रियन है, जो एक गाड़ी पर जाने वाला, दिल्ली जाने वाला व्यक्ति है, उसके भी तो कुछ हक हैं। उनके हक के बारे में नहीं बोलते। हमारा हक दीजिए, मांगिए, लोकतांत्रिक तरीके से जितना मर्जी एजिटेशन करिए, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन और दूसरों के हक के ऊपर। अब ये देखिए कि कोई भी सरकारी संपत्ति को तोड़ देंगे, ये किसने उनको वो दिया हुआ? ठीक है। ऐसे जो लोग हैं, जो मैं समझता हूं कि कुछ लोग उनके अंदर ऐसे भी हैं जो इनकी मनोवृत्ति जो है तोड़ फोड़ की है, ऐसे लोगों को जो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उनके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। ज्ञान जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि बूथ जो है उनको 2 मंजिला बनाने की आपने, वो इसलिए आपका उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि जो रेडी खड़ी खड़ी बाहर बैठते हैं, दुकानों के बाहर बैठते हैं, वो कहीं पे एडजस्ट हो जाए और ये अवैध कारोबार जो धंधा है किराए पे देने का, लेकिन वो बंद नहीं हो पा रहा। और यहाँ तक अभी तक ये आरोप लगते हैं कि रेडी फड़ी वाले अब भी जो है अवैध धंधे पैसा भी देते हैं, पॉलिटिशियन को देते हैं। ये कब बेदाग होंगे आप लोग? ये देखिए, ये एक रेडी फड़ी वालों की समस्या जी बहुत पुरानी समस्या है। जब से पंचकूला बनना शुरू हुआ जी, शुरू में इसके ऊपर नियंत्रण किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर जी, जब हमने इसके ऊपर नियंत्रण डालने का प्रयास किया तो इस सोची समझी साजिश के तहत आरोप लगाने के शुरू हुए। लेकिन हमने कहा कि आरोप से हम डरते नहीं, तथ्य होने चाहिए जी, तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। और हमने वहां से अभी भी जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है उसको चालू किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये कहा है कि हम रेडी फड़ी वालों को स्थान दे रहे हैं। पहला शहर है जहां पर वेंडिंग जोन 8 सेक्टर के अंदर 703 साइट्स आइडेंटिफाई करके हमने वेंडिंग जोन बना दिए। वहां उन लोगों को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से हमने जगह अलॉट की है। और आप, मैं 15 सेक्टर के वेंडिंग जोन का उद्घाटन करके आया हूं,
102 लोग वहां पर हमने उनको वहां पर बिठाया ताकि वो सम्मान की जिंदगी व्यतीत कर सके। ये ना आए कि कोई पुलिस वाला आया, दो 50 रुपए ले गया, कोई दूसरा व्यक्ति आया स्टेट ऑफिस वाला, वो 100 रुपए ले गया। हमने कहा कि हम उनको सम्मान की जिंदगी देने के लिए वेंडिंग जोन की व्यवस्था की है, जहां पर लाइट भी है, पानी भी है, टॉयलेट भी है, नीचे फर्श भी है, ताकि कस्टमर भी जाए, जो भी कस्टमर जाए वो भी एक सम्मान के साथ वहां से कोई भी चीज लेकर के आ सके, और जो रेडी फड़ी वाला हाँ उसके जीवन के अंदर परिवर्तन हो सके। जो रेडी फड़ी वाले, हमने पूरा सर्वे कराया, पूरे पंचकूला के अंदर कुल कितने रेडी फड़ी वाले हैं। हमने कहा है कि 1600 कुछ लोग जो हैं वो पंचकूला के लोग हैं। हम सबसे पहले उन पंचकूला के जो रेजिडेंट्स हैं उनको, जो उन्होंने कहा कि रेडी फड़ी चाहिए, 8 वेंडिंग जोन हमने बना दिए हैं। 8 वेंडिंग जोन और बनने हैं जो गग्गर पार्क के सेक्टर में बनने हैं, और उन सब को हम उन वेंडिंग जोन के अंदर एडजस्ट करेंगे। लेकिन सरकारी जमीन के ऊपर एनक्रोचमेंट, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ठीक है, लेकिन मैं जैसे बात कर रहा था कि अवैध कब्जे और अवैध कमाई का धंधा, हाँ। इसी तरह से ये भी आरोप लगा ज्ञान जी, आप पहले टर्म में भी ये बात होती है कि पार्कों की डेवलपमेंट की बात है, गेट बनाने की बात है, उसमें भी बड़े घपलों के आरोप लगते रहे। जांच, क्या ऐसी कोई जांच हुई, क्या उससे कोई निष्कर्ष निकले हैं इन बातों में? देखिए, आरोप तो किसी पर कोई भी लगा सकता है, कोई इसका किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता जी। आरोप तो माता सीता पर भी लग गए, भगवान राम पर भी तरह तरह के आरोप लगे। अब राम जन्मभूमि की जमीन हाँ, पर भी लग रहे हैं आरोप, तो मैंने कहा कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता, पे लग रहे हैं। लेकिन जब जो तथ्य है वो तथ्य ही रहते हैं। इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सुदर्शनपुर में आप शेड बना रहे हैं, गाय का 3-3 शेड पहले बने हुए हैं, और गाय अब भी शहर में घूमती हैं, कुत्ते अब भी लोगों को काटते हैं। एक डॉग्स के लिए शेड बनाते हो आप, नरेश जी, लेकिन वहां पे फिर वहीं पे नरेश जी, जहां तक गाय का सवाल जी, देखिए, हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी आबादी जो है, मेजॉरिटी के लोग जी जी, वो गाय को माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं जी, और गाय की रक्षा करना, गाय को उचित स्थान देना, ये हमारा काम है। जहां तक गाय के शेड की सवाल है, 3 नहीं है, यहाँ पर 9 या 10 गौशालाएं बन चुकी हैं। ठीक है। और गौशालाओं के अंदर वो जो बेसहारा लावारिस गाय जो कूड़ा करकट खाती थी, ये जो प्लास्टिक के पन्ने खाती थी, उन गाय को उनके अंदर रखा जा रहा है। सुखदर्शनपुर के अंदर जो आपने कहा 600 गाय वहां शिफ्ट हो चुकी हैं। 600 गाय वो यहाँ पंचकूला से लेकर के गए हैं, कहीं बाहर से नहीं आई। और ये ठीक है कि इक्का दुक्का कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं गाय, अभी भी हैं, हमने कभी ये क्लेम नहीं किया, लेकिन हमारा प्रयास है कि पंचकूला को लावारिस गाय मुक्त किया जाए। और दूसरा, जो आपने कुत्तों की बात की, डॉग्स की बात की, हमने वहां पर एक डॉग वेलफेयर सेंटर बनाया। उसके अंदर कुछ कानून आड़े आ रहे हैं, जो बने हुए कानून वो कुत्ते को पकड़ने से मना करते हैं। कुत्ते को अगर आपने स्टरलाइज करना है, हमें जो हमने डॉग वेलनेस सेंटर खोला है कि ये सारे डॉग्स को वहां ले जा करके स्टरलाइज करना है। वो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हर रोज वहां पर डॉग्स को ले जा करके। लेकिन हमारे कानून ये है कि जिस जगह से हम कुत्ते को उठाएंगे, स्टरलाइजेशन के बाद उसको वहीं पे छोड़ना। लेकिन ये कानून की इस ऐसी व्यवस्था के कारण आज फिर से कुत्ते जो है सड़कों पर नजर आते हैं। तो ज्ञान जी, आपके 2 ड्रीम प्रोजेक्ट, एक लिफ्ट सेक्टर 23 में है और आयुष हॉस्पिटल मनसा देवी के आसपास के ही शायद, उसके बारे में आपकी क्या इस वक्त क्या परिकल्पना है, या किस पोजीशन पर है, वो कब तक? देखिए नरेश जी, ये जो 2 प्रोजेक्ट जी, ये दोनों प्रोजेक्ट जी, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये उनका आशीर्वाद है पंचकूला के लिए विशेष तौर पर। और मैं समझता हूँ क्योंकि वो पंचकूला में उन्होंने अपना काफी समय बताया, चाहे वो लिफ्ट है,
वो उनके आशीर्वाद से पंचकूला को मिला। एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और जो वो लगभग अगले 1.5 या 2 महीने के अंदर कंप्लीट होने जा रहा है। उसका उद्घाटन होने जा रहा है। उसके बनने से क्या रोजगार के, देखिए मैं समझता हूँ कि जब राष्ट्रीय स्तर का कोई भी संस्थान किसी शहर के अंदर आता है तो निश्चित तौर पर उस शहर की कल्पना बदल जाती है। उसके इर्द गिर्द के लोग या इस उत्तर क्षेत्र के लोग जो हमारे युवा हैं, आज फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे लोग बढ़ रहे हैं। यूथ जो है वो फैशन की ओर बढ़ रहा है, और जब उस यूथ को एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उसके काम धंधे की दृष्टि से या उसके जो रोजगार की दृष्टि से, तो निश्चित तौर पर एरिया के अंदर बहुत बड़ा विकास होगा। और दूसरा जो उसमें आपने कहा आयुष, ये आयुष भी केंद्र का प्रोजेक्ट है जी, और लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से जी ये आयुष का जो एम्स कह लीजिए जी, वो पंचकूला में माता मनसा देवी के प्रांगण में बनने जा रहा है। 20 एकड़ जमीन जी माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने आयुष विभाग को दी है, और उसके ऊपर उसका शिलान्यास हो चुका है, और उसके जो टेंडर हैं उसको बनाने के लिए फर्स्ट फेज में 250 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, और टेंडर के बाद उसके ऊपर काम लगभग, आज ही में सुबह कल बात हो रही थी कि अगले 15 दिन के अंदर उसके ऊपर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी? उसके अंदर देखिए ये आयुष का जो हॉस्पिटल है या जो एम्स टाइप का 250 बेड का इसके अंदर हॉस्पिटल है, और पूरी जो आयुर्वेदिक पद्धति से जो भी कार्य हैं आयुष की दृष्टि से, जो वहाँ पर टेस्टिंग लैब्स हैं या जो हॉस्टल है, वहाँ पर रिसर्च सेंटर है, ये सारी चीजें उसके अंदर वहाँ रहने वाली। और मैं समझता हूँ कि ये जैसे हमारे यहाँ चंडीगढ़ में पीजीआई है, ये पीजीआई से भी ज्यादा बढ़कर आयुष का एक ये रिसर्च सेंटर बनकर के उभरे। तो इस तरह से हम अपनी साक्षात्कार को समापन की ओर लिए चलते हैं और लगभग अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञान जी, जैसे मैंने प्राधिकरण से अपनी बातचीत शुरू की पंचकूला को लेकर, उसी तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक रूप, एक दर्जा पंचकूला को दिए जाने की बात है। इसके बारे में आपकी क्या अवधारणा है, आपके क्या ड्रीम्स हैं, और कब तक आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या ड्रीम्स को जो है साकार रूप दे सकते हैं? देखिए नरेश जी, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जी यानी विकास प्राधिकरण एक छत के नीचे, ये हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर, जो पहला मैनिफेस्टो था उसमें भी था, और जो दूसरा मैनिफेस्टो था जो मैं दोबारा से चुना गया, उस मैनिफेस्टो के अंदर भी था कि पंचकूला को, जैसे पंचकूला डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, पंचकूला गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगा, उसी प्रकार से पंचकूला भी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगा, ताकि विकास जो है वो एक जॉइंट एफर्ट के तहत हो सके। आज क्या है, सभी डिपार्टमेंट है, HSVP है, नगर निगम है, हाउसिंग बोर्ड है, HSIDC है, हरियाणा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मार्केटिंग बोर्ड है। अब अलग अलग सबके विभाग हैं, अलग अलग सबके डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग ऑफिसर हैं, और जो विकास की दृष्टि से सबको एक डायरेक्शन में जाना चाहिए वो कई बार नहीं जाता। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर होने के पश्चात ये सभी जो विभाग है उसके नीचे आ जाए, और हम जॉइंट एफर्ट के द्वारा जो भी हमने विकास के काम सोचे हैं, चाहे वो पंचकूला को हमने मेडी सिटी के रूप में डेवलप करने की बात कही है, पंचकूला को एजू सिटी के रूप में डेवलप करने की बात कही है, और पंचकूला में फिल्म सिटी की बात कही है, ये चीजें जो हैं, और उसके साथ साथ पंचकूला एक टूरिस्ट का हब बन सके। टूरिज्म की दृष्टि से मोरनी के अंदर जो एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं, अब थापली में जैसे पंचकर्मा सेंटर बनने जा रहा है, जहाँ जैसे नेचर क्योर सेंटर, ऑल राइट, इसी प्रकार से मोरनी में पैराग्लाइडिंग का शुरू हो रहा है, ट्रैकिंग का शुरू हो रहा है,
स्टे हाउस पॉलिसी शुरू हो रही है, ताकि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं किसी के घर के अंदर एक कमरा 2 कमरे के अंदर रह करके वहाँ की शुद्ध वायु आबो हवा तो ले ही लें, लेकिन वहाँ के रहन सहन के बारे में जानें कि क्या कैसे इनकी दिनचर्या रहती है, क्या चीज़ ये खाते हैं, क्या चीज़ ये इनका पहनना है। ये सारी चीज़ें जो विदेशी मैं समझता हूँ कि तो बाहर से सैलानी आते हैं, उन लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र और बने, लोकल्स के लिए एक कमाई का भी साधन, कमाई का साधन है, तो वो एरिया अपने आप डेवलप हो जाएगा। एक ज्ञान जी बीच में आपको पूछ रहा हूँ कि ये पंचकूला जैसे पंजाब का कह जाते हैं न्यू चंडीगढ़ पंजाब में इधर मुल्लापुर साइड, तो ऐसी भी चर्चा रहती है कि न्यू पंचकूला, ऐसा तो कोई देखिए है क्या? नहीं, देखिए पंचकूला की सीमाएं बहुत लंबी है जी। पंचकूला पहले लिमिटेड था सेक्टर 19 तक, उसके पश्चात सेक्टर 20 बना, फिर घग्गर पार जो घग्गर एक रिवर है 26, 28, 30, 31 तक सेक्टर बन गए। अब जो नया प्लान तैयार हुआ है वो सेक्टर 31 से आगे HICD से आगे बरवाला डेवलपमेंट प्लान, बरवाला क्षेत्र की जो लगभग 8,500 एकड़ जमीन है जी, उसके ऊपर इसको एक्सटेंडेड डेवलपमेंट प्लान कह लीजिए या पंचकूला का आगे पार्ट 2 कह लीजिए। तो इस तरीके से पंचकूला जो है इसकी सीमाएं आगे बहुत बढ़ने वाली। तो ज्ञान जी बहुत अच्छी बातचीत हमारी हुई है, तो मैं अंत में आपको एक प्रश्न के साथ विराम दूंगा कि आप दूसरी टर्म चल रही है और आपकी आयु है 70 के करीब, हमारी आयु जैसी है, उसके बाद अगला चांस, जैसा कि आपकी पार्टी के अंदर नियम रहे हैं कि उसके बाद आप कहीं चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, इसको प्रश्न चिन्ह है मेरा ख्याल। तो हम तो चाहेंगे कि आप लड़ें, लेकिन हरियाणा में पंचकूला में खास तौर पे आपके दाएं बाएं बाजू दो समझे जाते हैं, कुलभूषण जो मेयर है वहां के, और एक प्रदीप जो पहले बीजेपी के पंचकूला जिला के रेजिडेंट थे। हर आदमी सोचता है कि मैं अपनी राजनीतिक विरासत आगे चलानी है, किसको देनी है, तो एक तरफ बिल्डर है, एक तरफ फार्म हाउस के मालिक हैं, या थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि अमीरी गरीबी या फकीरी कह सकते हो। तो आप क्या चाहेंगे कि मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहेंगे और अपनी विरासत इन दोनों में से आपके दाएं बाएं बाजू या किसी और को देने की सोच सकते हैं? देखिए हमारी पार्टी के अंदर जी, ना किसी की विरासत है, ना कोई विरासत किसी को दे सकता है। जी, पार्टी के अंदर एक जिम्मेवारी तय होती है। जी, जब जब भी जो जिम्मेवारी पार्टी ने, मैंने शुरू में ही कहा, जब भी जो जिम्मेवारी दी हमने उसका पालन किया जी, और जो भी आदेश पार्टी का होगा उस आदेश का पालन। मार्गदर्शक मंडल में जाना मार्गदर्शक मंडल नहीं, मार्गदर्शक मंडल, मैं कोई बड़ा मार्गदर्शक नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता के नाते। मैं अडवाणी जी के लेवल पर मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते जी जो भी पार्टी का आदेश होगा जी उसका पालन करें। जी, तो ये थे ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने अपने युवा अवस्था से लेकर जो संघर्ष किए, किस तरह से वो एक पड़ाव दूसरा पड़ाव चलते यहाँ टीचर के पद तक पहुंचे, उन्होंने अपने अनुभव से हमें अवगत कराया और इसी के साथ उन्होंने पंचकूला के डेवलपमेंट की जो बातें हमारे साथ साझा की हैं, मेरा ख्याल है कि हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को पसंद आएंगी। राष्ट्रीय खबर मीडिया ग्रुप की ओर से दीपक चौहान कैमरामैन के साथ, वीडियो फोटोग्राफर के साथ, मैं नरेश कौशल आपके इजाजत लेता हूं और फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे रूबरू। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान जी। थैंक यू, धन्यवाद।